बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शराज़ी। नाज़रीन, न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली इजलास से ख़िताब किया है। बड़ा इम्पॉर्टेंट वो जो है वो इजलास से ख़िताब हुआ है। मंदूबीन ने तालियां बजाकर सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब को वेलकम कहा। उसके बाद जब उन्होंने अपनी तकरीर का आगाज़ किया तो उन्होंने मुश्किल तरीन हालात में अक़वाम मुत्तहिदा की क़यादत की बात की। उसके बाद ज़रूरतमंदाना क़यादत काबिल तारीफ़ है, ये अंतोनियो गुतरेस की तरफ से के लिए उन्होंने काबिल तारीफ़ कलमात जो हैं वो अदा किए। ये एक रस्म होती है कि जब आप किसी जगह पर जाके बात करते हैं तो डेफिनेटली अब आप वहाँ के जो आपके मेज़बान होते हैं उनकी तारीफ़ में कुछ ना कुछ तो कहना होता है। बहरहाल जी, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने फिर दुनिया की बताया कि कहीं ज़्यादा पेचीदगियाँ हैं, मुल्क भर में तनाज़ात ज़्यादा शिद्दत, दुनिया भर में तनाज़ात जो हैं वो ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं है। फिर आलमी कवानीन की खुल्लम खुली खिलाफ वर्जी की उन्होंने बात की है। गुमराहकुन प्रोपेगेंडे की बात की है। जाली ख़बरों को एतमाद को जो मुतज़लज़ल कर रहे हैं जाली ख़बरें उसको उन्होंने हाईलाइट किया है। हमारी खारजा पॉलिसी बाबा कौम के विजन के रहनुमाई पर पुरअमन बकाए बाहमी पर मबनी है, ये चीज़ उन्होंने हाईलाइट की है। मुकालमे और सफारतकारी के ज़रिए तनाज़ात के पुरअमन हल पर यकीन रखते हैं, ये कहा है। फील्ड मार्शल की उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। स्पेशली जो हमने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में नाको चने चबवाए हैं भारत को, और उसको इस ख़ित्ते का जो बुली बना फिरता था उसको उसकी जो एक्चुअल जगह है उस पर ला के उसको बंद कर दिया, डम कर दिया। तो उसके हवाले से उन्होंने बड़ी जो है वो 7-0 का भी उन्होंने वहाँ पे रेफरेंस दिया, यानी कि हमने जो 7 तैयारे गिराए हैं भारत के। खैर, उसके हवाले से ये जो बड़ी अहम मुलाकात रही है प्राइम मिनिस्टर साहब की और डोनाल्ड ट्रंप की, उसमें भी एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंगली मैंने जो नोट की वो नोट ये की कि ट्रंप साहब ने जो पिन अपने कोट पे लगाई हुई थी पिन्स, उनमें जो एक थी उसमें बाकायदा राफेल की शक्ल बनी हुई थी, राफेल की शेप बनी हुई थी। तो वो ऐसे लगा कि जैसे वो शायद चिढ़ा रहे हैं भारत को, क्योंकि मुलाकात पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से थी और तैयारे तो हमने भारत के गिराए थे। और बार बार ट्रंप साहब अपनी बात में ये इस चीज़ का इकरार भी कर चुके हैं, इजहार भी कर चुके हैं और भारत को बता भी चुके हैं कि आपको कितनी बुरी तरह शिकस्त हुई है। बहरहाल जी, ये सारी बातें हुई हैं। उसके बाद उन्होंने भारत के पहलगाम वाक़े की तहकीकात में ताउन की जो पेशकश जो हमने उन्हें की थी उसकी भी बात की है, जो भारत ने नहीं मानी थी। और उसका वो सबसे बड़ा जो था वो वीक पॉइंट था। और वीक पॉइंट कहाँ था? जब आप एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं या अगर आप बिल्कुल न्यूट्रल हैं और आपकी तरफ से कोई ऐसा नहीं किया गया तो आप इस तरह की जो पेशकश की होती है उसको सबसे पहले एक्सेप्ट करते हैं। भारत ने नहीं किया तो इसमें डाउट तो भारत के एंड पे आ गया। फिर नाज़रीन, इस सब में उन्होंने भारत की जानिब से सरहदों की सालमियत, कौमी सलामती की खिलाफ वर्जी की बात की है। फिर पाकिस्तान के अजीम जानबाजों शहदा के वर्सा को उन्होंने सलाम पेश किया है। भारत को दिया गया फैसला कुन जवाब तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये चीज़ें हमेशा याद रहेंगी। भारत के 7 जंगी तैयारों को मलबे का ढेर बना दिया, हमारे शहदा के नाम हमेशा इज़्ज़त और वक़ार के साथ ज़िंदा रहेंगे। ताकत में बरतरी के बावजूद पाकिस्तान ने जंग बंदी पर आमादगी जाहिर की है। जंग बंदी सदर ट्रंप की बसीरत अफरोज़ क़यादत की बदौलत मुमकिन हुई है। सदर ट्रंप बर वक्त फैसला कुन मुदाखलत ना करते तो नताइज होलनाक साबित हो सकते थे। जाहिर सी बात है, दोनों कंट्री जो एटमी पावर्स हैं तो खुदा न खासा किसी भी साइड पर मामला जा सकते थे। कतर के हवाले से भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कतरी अवाम के साथ खड़ा है। यूक्रेन तनाज़े के हवाले से भी उन्होंने कहा कि उसका भी पुरअमन हल के लिए कोशिशों की हिमायत करते हैं। और पाकिस्तान हर किस्म की दहशत गर्दी की मजम्मत करता है और इसमें कोई नई बात नहीं है। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान ने 90,000 से ज़ायद जानें कुर्बान की हैं। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तानी मईशत को $150 अरब का नुकसान हुआ है। ओवरऑल सम अप करके मैंने उनकी तकरीर आपको सुना दी है। इस सब पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। इस सब के अलावा बड़ी अहम जो मुलाकात हुई है जिसमें फ़ील्ड मार्शल साहब हैं, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जिनकी अमेरिकन प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई है, उसको भी शामिल गुफ्तगू रखेंगे कि उसके हमारे मईशत पर क्या असरात हो सकते हैं और आने वाले दिनों में ये कितनी फ्रूटफुल साबित हो सकती है। आपको बताएं कि हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर हसन महमूद साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। और नज़ीर हुसैन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, साबिक सफ़ीर हैं। बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आ जाते हैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ। ब्रिगेडियर साहब, मैंने सम अप करके प्राइम मिनिस्टर साहब का खिताब आपको बता दिया
इससे पहले भी माजी में भी हमारे प्राइम मिनिस्टर्स ने वहाँ पे ख़िताब किया है। प्राइम मिनिस्टर साहब का जो ख़िताब है उन्होंने ऑलमोस्ट हर एंगल को कवर किया है, जो पिछले दिनों में कुछ हुआ है या जो पाकिस्तान की कामयाबी है, जहाँ पे भारत का जो नकाब था उसको भी बेनकाब कर दिया उसके चेहरे को। क्या देखते हैं उनकी स्पीच को जो अभी थोड़ी देर पहले ख़त्म हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। देखिए जी, बात यह है कि जब भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो भी हों, जब वो यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली से खिताब करते हैं, जो हर साल सितंबर के एंड में तकरीबन ये मौका मिलता है, तो जितने उस वक्त जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं रीजनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, जिनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान से ताल्लुक हो, तो बिल्कुल वो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो उसको हाईलाइट करते हैं। और यही चीज़ है, इसी तनाज़ुर में आप देखें कि शहबाज शरीफ साहब ने भी यही तमाम इश्यूज हाईलाइट किए हैं जो कि इस वक्त डोमिनेट कर रहे हैं खित्ते में या इंटरनेशनल लेवल पे। और जाहिर बात है, इंडिया के साथ जो जंग हुई है मई में, उसके बाद ये पहला उनका खिताब था जनरल असेंबली में, तो यकीनन इससे फायदा तो उठाना है और करना भी चाहिए, ताकि इंडिया को आप शर्म दिलाएं इंटरनेशनल लेवल जनरल असेंबली के ऊपर की प्लेटफॉर्म से। और वो उन्होंने किया है, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप हमेशा कहते हैं 7-0 का स्कोर की बात करते हैं और हमेशा इंडिया को थोड़ा शर्म भी दिलाते हैं। तो ये तो एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का एक तरीका होता है कि आप कैसे अपने हरीफ जो है उसको डाउन शो करें। एक तो ये, दूसरा जाहिर बात है अभी वो प्रेसिडेंट ट्रंप से मिले हैं और ट्रंप का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया है, और ये पहली मरतबा है कि शहबाज शरीफ साहब को चांस मिला गो टू दी ओवल ऑफिस। तो जाहिर बात है इस वक्त वो बहुत एक जिसको कहते हैं ना वेरी हाई ईगोज में है, उनका जो अपना जो माइंडसेट है वो बहुत पॉजिटिव है, इन द सेंस कि वो ही फ्लाइंग द वेव जिसको कहते हैं। और क्योंकि ये बड़ा ऑनर होता है, लास्ट टाइम तो सिर्फ आर्मी चीफ मिले थे व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रंप को, लेकिन इस वक्त तो आप देखें कि थोड़ा प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ भी मौजूद थे वहाँ पे, तो यकीनन एक यादगार मौका है उनके लिए। तो फिर जाहिर बात है प्रेसिडेंट ट्रंप की तारीफ तो बनती भी है, और खासकर इंडिया के हवाले से जो प्रेसिडेंट ट्रंप बोलते रहे। दूसरा ये है कि अभी हाल ही में जो पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, यकीनन उसकी भी अच्छी बात जो है वो अमेरिका की है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी अपना नेगेटिव स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से नहीं आई है, तो ये भी एक फेदर इन द कैप है। और उसके अलावा दूसरा हॉट इशू है कि आप यूनाइटेड नेशन के खिताब कर रहे हो और पाकिस्तान ने हमेशा इसराइल को कंडेम किया, तो ओपनली हम कंडेम करते हैं इसराइल को गजा में जो असर कशी हुई है। और आपने देख लिया कि आज इसराइली प्राइम मिनिस्टर ने खिताब किया तो मेजॉरिटी वहां से उठ के जो है वो चली गई, पिछले साल भी ऐसे ही हुआ। तो एक इंटरनेशनल मूड है, एक इंटरनेशनल फजा जो है बनी हुई है इसराइल के खिलाफ, तो वो भी उन्होंने बात की है, खुल के बात की है। और आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि कश्मीर का भी उन्होंने जिक्र किया है, लेकिन शायद इतना खुल के नहीं किया, क्योंकि आपने भी कोई ज्यादा कश्मीर की बात नहीं की है कि उन्होंने कहा है। तो कश्मीर का हालांकि मैं समझता हूँ उसको भी बहुत ज्यादा बोलना, उस पर एम्फसाइज करना चाहिए था, और खासकर इस हवाले से कि प्रेसिडेंट ट्रंप से जब इनकी मुलाकात हुई है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप भी जोर डाला होगा कि जनाब आपने 4 महीने पहले कहा था कि आप इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान आप कश्मीर के इतराज़े को म्यूचुअल डायलॉग से, बातचीत से आप हल कराएंगे, चाहे वो एक बेशक म्यूचुअल जगह क्यों ना हो, वो इंडिया ने उसको रिजेक्ट किया है। लेकिन कश्मीर के बारे में बहुत ज्यादा इनको बात करनी चाहिए थी। दहशतगर्दी पे बिल्कुल बात की है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान बहुत बड़ा विक्टिम है दहशतगर्दी का, फ्रॉम द इंडियन साइड वाया अफगानिस्तान, केपी में पाकिस्तान में जो हो रहा है। सो ये एक किस्म का आप समझें कि पूरे साल के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं सिक्योरिटी वाइज, इन्होंने क्लाइमेट चेंज की बात की है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्लाइमेट चेंज को क्या कहा अपनी यूनाइटेड नेशंस में, क्या क्लाइमेट चेंज एक फ्रॉड है, क्लाइमेट चेंज जो है ये एक धोखा है, ठीक है ना जी। और पाकिस्तान बिल्कुल क्लाइमेट चेंज इफेक्ट हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान को कोई अरबों डॉलर या कोई इस किस्म की मजीद इमदाद मिलेगी। हालांकि फ्लड्स में ये क्लाइमेट चेंज की वजह से सारा हमारी बर्बादी और नुकसान हुआ है। सो
अब मेरे ख्याल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के अच्छे कामयाब उनके दौरे हुए, तकरीरें भी हुई, तकरीर भी उनकी खूब हुई हैं, और अब वो वापस आके उनको पाकिस्तान की मईशत और इन तमाम इशू पे ज्यादा जोर देना चाहिए। चीन भी वो जा चुके हैं, अमेरिका भी जा चुके हैं, और बीच में लंदन भी रहे हैं। सऊदी अरेबिया तो अब एक किस्म का दूसरा घर बन गया है, हर 7वें 8वें दिन तो सऊदी अरेबिया वो जाते हैं, अच्छी बात है। कहा इन्होंने कतर की जो बात की है वो मैं समझता हूँ गुड, क्योंकि कतर पे अभी ये सारे गए थे, वहां पे 2 मरतबा ये गए कतर, जब कतर पे हमला हुआ इसराइल का, तो लोग ये भी बातें कह रहे हैं कि हो सकता है कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का जो एग्रीमेंट है, नेटो टाइप अलायंस है, डिफेंस अलायंस, इसमें शायद कतर भी शामिल हो जाए, यूएई भी शामिल हो जाए। लेकिन एक बात है कि मुझे अब ये मालूम नहीं है कि एक्चुअली प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के दरमियान एग्जैक्टली बातचीत क्या हुई। वैसे तो ओवरऑल यही कहा जाता है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, गजा में इसराइल की बर्बरियत और फलस्तीन का ये, लेकिन क्या उन्होंने कोई ऐसी बात की है कि बगराम एयरबेस को दोबारा हासिल करने में क्या उन्होंने कोई इंडिकेट किया कि पाकिस्तान उनकी मदद करे? इस किस्म की बातचीत है, या चीन के हवाले से कोई बातचीत? तो कुछ ऐसी चीजें हैं, या ये पाक सऊदी एग्रीमेंट जो है इसके आगे क्या मामला निकलेंगे, क्या नतीजे होंगे, ये तो आने वाले हफ्तों में पता लगेगा। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं डॉक्टर साहब। आपकी तरफ आती हूँ, पाकिस्तान से जब भी किसी वज़ीर आज़म के अमरीकी सदर से मुलाकात हुई है तो आम तौर पर तवक्को ये रखी जाती है या तवक्को ये की जाती है कि इकनॉमिक डेवलपमेंट और डिफेंस कॉपरेशन के हवाले से पेशरफ्त होगी। माजी में भी अगर हम देखें तो दोनों ममालिक का अमेरिका के साथ हमारी जो तिजारत है, वैसे तो यूरोपीय यूनियन जो है हमारा ट्रेडिंग जो है वो ब्लॉक के तौर पे सबसे बड़ा पार्टनर बनता है, लेकिन अगर सिर्फ मैं एक कंट्री के हवाले से बात करूँ तो अमेरिका वो मुल्क है जिससे हम कोई 7-8 अरब डॉलर की तिजारत करते हैं। आप क्या देख रहे हैं? जो बड़ी अहम मुलाकात हुई है, प्राइम मिनिस्टर की, फील्ड मार्शल साहब भी उसमें थे, डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ, आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो हर मुल्क के लिए चंद सालों बाद कोई ना कोई मौका पैदा होता है, ऐसे ही पाकिस्तान के लिए अच्छे मौका पैदा हुए हैं 2025 में, जिनमें से हम ये कह सकते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की चंद दिनों में ही तीसरी मुलाकात प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ हो गई है। अब यहाँ आपके सवाल की तरफ आते हैं कि जी फायदा यहाँ उसका मिलेगा क्या पाकिस्तान को? आवाम भी सादा अल्फाज में ये जानना चाहते हैं जी कि इतना ये फैसिनेट किया जा रहा है कि जी तस्वीर बन गई ट्रंप के साथ, फिर एक मुसाफा हो गया, फिर उनके साथ जो है ना जी वो मुलाकात 80 मिनट तक जारी रही, और फिर वहाँ जो है ना उनके ओहदेदारान भी मौजूद थे, इनके भी थे। तो डिटेल्स तो अगरचा नहीं आई, लेकिन लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद को हमें मुआशी तौर पर इसका फ़ायदा होगा। लेकिन देखें, दुनिया बदल चुकी है। कोई भी मुल्क दुनिया में इस काबिल, मैं नहीं समझता कि अमेरिका पाकिस्तान का चीन से बड़ा दोस्त है। ये मेरी फीलिंग हो सकता है कि जो कुछ माहिरीन कहे नहीं जी अमेरिका का तो बहुत बड़ा साथ है, मैं समझता हूँ कि चीन बहुत बड़ा दोस्त है। इसके बावजूद चीन तो हमेशा से पाकिस्तान का दोस्त है। अमेरिका ने अपने मुफादात के लिए दोस्ती की और अपना मुफाद निकल गया, तो पाकिस्तान का मुफाद हो ना हो उसने डिश करवाया। ये हिस्ट्री एक रही है वाइजा। इसके बावजूद भी कि चीन पाकिस्तान का अमेरिका से बड़ा दोस्त है, मुआशी तौर पर पाकिस्तान चीन की मुताबिकत नहीं रख सक रहा। इसलिए ये कहना कि इन मुलाकातों से, इस फोटोशूट से, या वो एक ऐसे, क्योंकि देखें मेरा नहीं ख्याल कि ये जो मुलाकातें हुई हैं ये प्राइम मिनिस्टर की दरख्वास्त पर हुई हैं। ये मुलाकातें सदर ट्रंप के उनकी वजह उनके मौक़िफ़ भी या उनकी मर्जी से हुई हैं। और अब जब ये बात उनकी मर्जी की उनसे हुई है मुलाकात, तो फिर बातचीत भी उन्हीं की मर्जी की ही हुई होगी। ये नहीं कहा जा सकता जी कि बुलाएं तो ट्रंप साहब और बातचीत जो है ना हम अपनी मर्जी की करें। हो तो इसलिए हाँ ये बात है कि कश्मीर का जिक्र, जैसे आज अभी बगीर साहब भी फरमा रहे थे और आपने भी अपने इंट्रो में ये कहा कि तकरीर के बारे में कि ठीक है उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया और सेक्रेटरी क़ौम मुत्तहिदा की तारीफ भी कर दी, लेकिन क्या मुझे आप ये बताएं कि कश्मीर का सिवाय इसके अभी तक मैंने तो किसी भी संजीदा आदमी से इसके अलावा बात नहीं सुनी आज तक, ना मैं जानता हूं कि कश्मीर का वाहिद हल जो है मसला कश्मीर का, वो कश्मीर क़ौम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक
कश्मीरियों को हक खुद इरादियत देना है। क्या इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराया गया अक़वाम मुत्तहिदा को कि वो अपनी ही करारदाद पर अमल दरामद कराने से कासिर है, चाहे वो उनके कितना भी खूबसूरत परफॉर्मेंस हो। इस ज़िम्न में क्या उनका कोई एक कदम भी बेहतर है सिवाय बयानात और फोटो सेशंस के? देखें, मर्जी के बयानात आप दे लेते हैं वहां पर, लेकिन फैसला किसी की मर्जी का नहीं होता, किसकी मर्जी का होता है ये सारी दुनिया को पता है। तो फिर ये फोरम भी इस वक्त एक वीक फोरम कहा जा सकता है, एक मिलाइंड फोरम कहा जा सकता है। अभी गजा का आप देख लेना, गजा में इसमें ये जो सूरत हाल चल रही है जिसका एक जिक्र किया गया, सारी दुनिया के जो बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो फ्रांस के सदर हैं, चाहे वो कोई यूरोपियन ममालिक के हुक्मरान है, ऑस्ट्रेलिया में इवन लोग ये कहते हैं कि गजा में जो है ना वो शहरी आबादी का खात्मा रोका जाए। लेकिन ये बयानात बहुत खूबसूरत है, एहतजाज भी बहुत बहुत बड़े हैं, लाखों लोग सड़कों पे सिडनी में भी आ गए, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा इस ज़मन में कुछ भी नहीं कर सका। तो वो तो सदर ट्रंप ने तनकीद कर भी दी ना कि अक़वाम मुत्तहिदा, ये गजा के हवाले से जहाँ तक बात है, मैं आपकी जानिब आती हूँ डॉक्टर साहब, नज़ीर हुसैन साहब से जान लो। नज़ीर साहब, एक तो जहाँ तक बात है गजा के हवाले से या इसराइल के हवाले से, तो इसमें सदर ट्रंप की जो बात है मैं उसको सेकंड करूंगी कि अक़वाम मुत्तहिदा नाकाम रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल को रोक नहीं सका, या उसको अमेरिका के हवाले से भी अगर देखें तो भी वो रुकवा नहीं सका किसी भी तरीके से। अगर हम समअप करें प्राइम मिनिस्टर की अभी की आज की जो थोड़ी देर पहले की तकरीर है, क्या देखते हैं, किस तरह की तकरीर है वो आपके अल्फाज में? जी बहुत शुक्रिया, तकरीर तो बहुत खूबसूरत है और अल्फाज के हद तक जी जी और पाकिस्तान का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है जी जी वो उन्होंने वहाँ बयान किया है। और ये एक एनुअल रिचुअल है, लेकिन जरूरी भी है। ये इसको बिल्कुल भी आप ये ना तस्वर करें और कोई भी ये ना समझे कि इसकी जरूरत नहीं है, अफादियत है उसकी। लेकिन ये भी समझना चाहिए कि जो ग्लोबल ऑर्डर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद डिजाइन हुआ था वो किन्होंने किया था? वो उन्होंने किया था जो विक्टर्स थे, जो जंग जीते थे जी। तो जब उन्होंने वो ऑर्डर डिजाइन किया था और बनाया था, और यूएन भी उसी का हिस्सा है, तो उन्होंने ये सारा डिजाइन अपने इंटरेस्ट में ही बनाया था। पाकिस्तान और बहुत से इस्लामी ममालिक उस वक्त कॉलोनियल रूल के अंडर थे, और उसके बाद ही ये जो कंट्रीज हैं, मेरे ख्याल में 50% से ज्यादा इनको आज़ादी मिली। तो उसमें यूएन भी था, उसमें अमेरिका का अपना रोल भी था। तो ये हम मेरे ख्याल में एक स्वीपिंग स्टेटमेंट ना दें, इसको इंडिविजुअली देखें। लेकिन वो जो ग्लोबल ऑर्डर 42nd वर्ल्ड वॉर के बाद बना, वो अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। असल इशू ये है, वो टूटता हुआ नजर आ रहा है या बिल्कुल टूट चुका है। कुछ लोग, कुछ स्कॉलर ये कहते हैं कि वो टूट चुका है। अब एक नया ग्लोबल ऑर्डर बनने की तरफ जा रहा है, जिसकी सिम्टम्स वो आप देख रहे हैं कि गजा में इतना जेनोसाइड हुआ, 63,000 मेरे ख्याल में डेथ्स हो चुकी हैं। यूएन कुछ नहीं कर पाया, पूरा यूरोप कुछ नहीं कर पाया, और अमेरिका बजा के खुद शायद ट्रंप ना भी चाहता होगा, इसके बावजूद भी नहीं कर पाया, क्योंकि इजराइल की लॉबी जो अमेरिका में है उसका स्ट्रैंगल होल्ड है अमेरिकन पॉलिटिक्स के ऊपर। ये सारी चीजें शो करती हैं कि ग्लोबल सिस्टम जो है वो कमजोर हो चुका है। अब इसको किसी न किसी तरह से रिप्लेस होना है। आपने सबने चाइना का जिक्र किया, तो एक नई पावर इमर्ज कर रही है, और एक लिहाज से हम बहुत खुशकिस्मत हैं, और शायद हमारे फाउंडिंग फादर्स ने बड़ी अक्लमंदी से काम लिया कि हमने चाइना से बहुत अर्ली ईयर्स में दोस्ती का हाथ बढ़ाया और कायम है उसके ऊपर। लेकिन नज़ीर साहब, मैं आपकी पिछली बात पे एक कमेंट करना चाहूँगी। जैसे अभी आपने कहा कि इसराइल को अमेरिका चाहता ना चाहता, मतलब जैसा भी था उसके कंट्रोल में नहीं रहा। क्या माजी में भी हमने देखा है कि इसराइल ने जैसे चाहा है, बजाय इस बार कहा तो ये जाता है ना कि इसराइल जो है वो बच्चा है, वो जिस भी सेंस में कहा जाता है, मैं वो वर्ड नहीं यहाँ यूज़ करूँगी, वो अमेरिका का बच्चा है। लेकिन
क्यों प्रैक्टिकली ऐसा लगता है कि जैसे अमेरिका की जो खारजा पॉलिसी है उसको अमेरिका खुद नहीं, काफ़ी हद तक इजराइल उसको डील कर रहा है, इजराइल उसकी स्ट्रेटजी प्लान कर रहा है कि अमेरिका की खारजा पॉलिसी कैसे चलनी है, क्योंकि मोर और लेस जिस भी तरह से वो चाहता है वो किसी ना किसी एंगल में अगर खुद उस जंग में इन्वॉल्व है तो अमेरिका को इन्वॉल्व कर लेता है उसमें। जी मैं इसको इस तरह एनालाइज कर देता हूँ कि अमेरिका की मिडिल ईस्ट पॉलिसी जो है इट इज इन क्यास, इट इज इन शैम्बल्स, इंग्लिश में कहते हैं, वो कामयाबी नहीं है और उसको बहुत बड़ा एक किस्म का चैलेंज है, ये आप देख लें। इसी वजह से अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी फॉर मिडिल ईस्ट ये इट इज इन शैम्बल्स, वजह उसकी इजराइल है और खासकर नेतन्याहू है। अब इसका दूसरा पहलू मैं आपको अर्ज करता हूँ, ये जो आपका एग्रीमेंट हुआ है सऊदी अरब के साथ जी, ये भी एक डिप्लोमेटिक मूव है। लेट्स नॉट बी वेरी सिनिकल कि हर चीज गलत हो रही है या इसके पीछे कोई ना कोई इविल डिजाइन है, नहीं, बेहतर डिजाइन, बिनाइन डिजाइन भी होता है। तो अब अमेरिकन जिस सिचुएशन में है इकोनॉमिकली, उनके अंदर जो उनकी पॉलिटिक्स है वो भी क्रम्बल कर रही है, उनका सोशल स्ट्रक्चर भी क्रैक हो रहा है। अब उसके लिए ये मेरे ख्याल में जो प्रेसिडेंट ट्रंप साहब हैं, ये इन्होंने बहुत ही इंटेलिजेंटली ये किया है कि इजराइल को रोकने के लिए, नेतन्याहू को रोकने के लिए उन्होंने एक ये फैसिलिटेशन की है कि, और ये दुआ के बाद कि पाकिस्तान और सऊदी अरब एक अलायंस बना लें और शायद इसमें और भी शामिल हो जाए। मैं एक लफ्ज ऐड कर देता हूं, क्योंकि सऊदी अरब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का हेड है, उसमें 6 मेंबर हैं। यानी कि तो नजीर साहब आप ये कह रहे हैं कि ये जो अभी अलायंस की बात चल रही है पाकिस्तान सऊदीया में, जो अभी एग्रीमेंट हुआ है, ये डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे हुआ है? नहीं, कहने पे नहीं हुआ, एक होता है उनके ख्वाहिश पे हुआ है, एक कनाइवेंस होता है। उन्हें अगर उन्होंने एक्टिवली फैसिलिटेट नहीं किया, लेकिन उन्होंने इसको अपोज भी नहीं किया। आपने देखा हिंदुस्तान ने अपोज किया, आपके सामने इजराइल ने कितना अपोज किया, लेकिन अमेरिका से इस अलायंस की अपोजिशन नहीं हुई। अगर किसी ने की होगी तो वो बहुत ही माइल्ड तरीके से होगी। लेट्स नॉट गिव द डेविल इट्स ड्यू। ये मेरे ख्याल में डेविल एडवोकेसी मैं कर रहा हूँ, इसका पॉजिटिव एंगल यही है और इसको ऐसे ही देखें ताकि ये आगे बढ़ सके और फले और फूले। अब जीसीसी के 6 मेंबर हैं, मेरे ख्याल में अब ये होना ये चाहिए कि 6 के 6 मेंबर इस अलायंस के अंदर आ जाए, ताकि इजराइल के मुकाबले में कोई ऐसी ताकत उनके नेबरहुड में हो जो कल उनको एक, जैसे कहते हैं, डिटरेंस का रोल अदा कर सके, डिटरेंट हो वो। चूंकि अमेरिका का अपने कुछ मजबूरियां हैं, वो मजबूरियां आपको पता है, इसके ऊपर बुक्स लिखी जा चुकी हैं, इसके ऊपर अमेरिकन स्कॉलर्स वहां कर रहे हैं कि इजरायली लॉबी, मैं आपको बता देता हूं, 534 मेंबर हैं अमेरिकन सेनेट के और कांग्रेस के, तो आए 3 मेंबर के, सबके सब मेंबर इजरायली लॉबी से फंडिंग ले चुके हैं। अब मुझे आप बताइए, वहां मिलियंस की फंडिंग होती है तो क्या जाएंगे? और यही वजह है कि अमेरिका का एक लिहाज से सिचुएशन जो बुरी है वो इसलिए है कि उनकी पॉलिटिक्स इज ब्रोकन। हमारी भी अच्छी नहीं है, उनकी पॉलिटिक्स इज ब्रोकन, वो डेमोक्रेसी इज ब्रोकन, उनकी सोसाइटी इज फॉलिंग अपार्ट। ये टाइम है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए कि वो जिसे कहते हैं अनऑर्थोडॉक्स स्टेप्स ले टैरिफ के ऊपर। हिंदुस्तान के साथ जो उसने किया है वो जानबूझ के किया है, क्योंकि 1 करोड़ के करीब हिंदू इंडियंस जो है वो वहां पर काम करते हैं। 5 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वो उनके नेशनल हो चुके हैं, तो उनका स्ट्रक्चर बदल रहा है, तो उनके लिए इस किस्म के कदम उठाना बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल में ये हमारे प्राइम मिनिस्टर की और हमारी आर्म फोर्सेस की और कमांडर्स की
ये बहुत बड़ी कामयाबी बहुत है। बड़ी कामयाबी है। मैं आपकी जानिब आती हूँ नज़ीर साहब। ब्रिगेडियर साहब, मुझे बताइएगा कि इजरायली हुकाम की जानिब से कहा गया था कि उनकी हुकूमत मगरबी किनारे के कुछ हिस्सों पे कंट्रोल हासिल करने के लिए इकदाम कर सकती है, पैलेस्टाइन के हवाले से, गज़ा के हवाले से। अब नेतन्याहू की ये जो सोच है उसको लेके अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के मौका पर अरब रहनुमाओं को भी यकीन दहानी करवाई है कि वो इसराइल में मगरबी किनारे के इंज़माम के मंसूबे की मुखालफत करते हैं और वो ये इंज़माम की इजाज़त वो कह रहे हैं कि वो नेतन्याहू को कभी नहीं देंगे। आपको क्या लगता है इसका? हमने नतीजा अब देख रहे हैं ना, ये जो एश्योरेंसेस करवाई गई हैं, ये जो बताया गया है कि वो इसकी इजाज़त नहीं देंगे, कितना दबाव अमेरिका डाल सकता है नेतन्याहू पर इस जंग को रोकने के लिए या इस इंज़माम को रोकने के लिए? देखिए, पहली बात यह है कि लेट्स नॉट गेट कैरिड अवे कि ट्रंप ने क्या कहा है। ठीक है, ट्रंप और नेतन्याहू एक हैं। ऊपर से प्रेसिडेंट ट्रंप जो मर्जी कहे अपना इस्लामिक वर्ल्ड को इम्प्रेस करने के लिए कि नहीं मैं आपका बड़ा खैर खा हूँ, मैं फलस्तीनियों को बड़ा खैर खा हूँ, लेकिन अंदर के खाने ये सब मिले हुए हैं। ये बेशक अब बरतानिया, फ्रांस और ये एक दो और ममालिक ने, कनाडा ने, ऑस्ट्रेलिया ने फलस्तीन को रिकग्नाइज किया एज अ स्टेट, लेकिन ये सब वो 5-6 मुल्क हैं, रशियन एलाइज हैं अपना इसराइल के, जिन्होंने भरपूर ताउन किया है, भरपूर सपोर्ट दी है ये गजा में जो नस्ल जेनोसाइड हुआ है। और डायरेक्टली इन्वॉल्व जो है सपोर्ट तो मिली है अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से। 8 महीने से जितनी वहां पे बमबारी हुई, जो कल तक हो रही है, आज भी गालबन हुई होगी, खबरों में पता लग जाएगा, तो वो तो सारा अंदर के खाने ये सब मिले हुए हैं, ये एक हैं। और इनका मकसद सिर्फ यही है कि जितना मुसलमानों को नुकसान पहुंचा सकते हो पहुंचाओ, जितना इसराइल की एक्सपेंशन में कर सकते हो करो। ये सब बहाने हैं कि हमास वो हो जाएगा, अगर जो होस्टेजेस हैं वो मसला हल हो जाए तो जी बिल्कुल ठीक है, फिर डील भी हो जाएगी। अभी वैसे थोड़ी देर पहले ट्रंप को मैंने सुना है, व्हाइट हाउस छोड़ते हुए उसने कहा कि गजा पे डील जो है बहुत जल्द होने वाली है। जी जी, अगर डील हो जाती है, बिल्कुल, ये मेरे नॉलेज में भी आया है। 2-3 बातें बड़ी जरूरी है। एक बात है, यूनाइटेड नेशन एक कमजोर इदारा है, यूनाइटेड नेशन एक इम्पोर्टेंट इदारा है, तो कोई बड़ी इसमें बात नहीं है कि जब वर्ल्ड लीडर आके, ये फॉर्मेलिटी होती है कि आपने आके यूनाइटेड नेशन के अगर आप मेंबर हैं तो आप आके वहां पे एड्रेस करते हैं। यूनाइटेड नेशन अपनी कोई रेजोल्यूशन जो है वो गजा के बारे में इम्प्लीमेंट नहीं कर सका। कश्मीर के बारे में इम्प्लीमेंटेशन तो 60 साल हो गए, कश्मीर के ऊपर जो 60-70 साल जो कश्मीर पे रेजोल्यूशन होनी थी, प्लेबिसाइट की, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, तो लिहाजा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक वहां पे हर वीटो जो होती है सीज फायर की रेजोल्यूशन, उसका अमेरिका वीटो कर देता है। तो ये ना समझे कि अमेरिका जो है अंदर के खाने में वो चाहेगा कि ये बिल्कुल इनको खत्म किया जाए, फलस्तीन को खत्म किया जाए। अमेरिका तो बिल्कुल इस चीज के तैयार ही नहीं है कि फलस्तीन को रियासत इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे इसको तस्लीम किया जाए वगैरह वगैरह। सो एक तो ये बात। दूसरा, अगर आप समझते हैं कि ये ट्रंप की जो बातें हैं कश्मीर के बारे में, मैंने पहले भी कहा, वो कोई प्रोग्रेस जो है कोई नहीं हो रही, ना उसको शौक है, कोई उनको शौक नहीं है, यूनाइटेड नेशन को कोई शौक नहीं है, अमेरिका को कोई शौक नहीं है कि कश्मीर के बारे में वो यूनाइटेड नेशन को मामला को आगे लेके चले। कोई डेड इशू है, ऐसे ही चलता रहेगा जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है, सिर्फ इसलिए कि वहां पे मुसलमानों का इंटरेस्ट जो है वो इन्वॉल्व है। हाँ, एक बात हो सकती है जो कि शायद उन्होंने बात की हो, ये मुलाकात जो भी हुई है ओवल ऑफिस में, कि कल को अगर वाकई गुड लक होता है, कोई सीज़फायर वाकई अगर हो जाती है, क्योंकि मैं अभी भी बिलीव करता हूँ कि चांसेस मुश्किल हैं, लेकिन अज्यूम करते हैं लेट्स से एज एन एक्सट्रीम केस हो जाती है, तो गजा में अगर एक अमन फोर्स आती है, एक इस्लामिक फोर्स आती है, वहां पे इंटरनेशनल फोर्स आती है, तो बिल्कुल वो पाकिस्तान को कहेंगे अंडर द यूनाइटेड नेशन या जो भी इसका मैकेनिज्म होगा कि जी पाकिस्तान की अपनी फोर्स जो है वो गजा में पीस कीपिंग के लिए। सर, मैं इस चीज़ के हवाले से ब्रिगेडियर साहब आपसे मजीद भी डिस्कस करूंगी। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब से जानते हैं कि ये जो बरतानिया के हवाले से, क्योंकि माजी में
इसके जो रिकग्नाइज़ करने के हवाले से, इसराइल के हवाले से बरतानिया ने बड़ा अहम किरदार अदा किया हुआ है 90s में, लेकिन अब अगर हम देखें तो बरतानिया ने रिकग्नाइज़ तो कर लिया पब्लिक प्रेशर में आके। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि इन ममालिक के आपस में डील हुई हो? क्योंकि हम इस सारी पॉसिबिलिटीज़ पे बात कर रहे हैं कि अगर बरतानिया और बाकी ममालिक इसको रिकग्नाइज़ कर लेते हैं और परमानेंट मेंबर की जब वोटिंग होगी तो उधर अमेरिका जाके इसको वीटो कर दे, तो क्या ये भी ऑप्शन हो सकती है? डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद।